हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ सेटलमेंट। मानव बस्तियों के विकास के सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। तो मानव बस्तियों के विकास के सिद्धांत हमें क्या समझाने का प्रयास करते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं कि मानव बस्तियों के विकास के सिद्धांत हमें यह समझाने का प्रयास करते हैं कि मानव समुदाय समय के साथ कैसे बने, विकसित हुए और परिवर्तित हुए। ये सिद्धांत उन कारकों का पता लगाते हैं जिन्होंने बस्तियों के स्थान, आकार, संरचना और कार्य को प्रभावित किया, छोटे खानाबदोश समूह से लेकर विशाल महानगरों तक। ठीक है। मानव बस्तियों का विकास एक जटिल प्रक्रिया है जो विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। समय के साथ वैज्ञानिक और विद्वानों ने कई सिद्धांतों को प्रतिपादित किया और इन्हें समझाने का प्रयास किया। तो उसी में हमारी पहली थ्योरी जो है हाइड्रोलिक थ्योरी, या इसे हम बोलते हैं सरप्लस थ्योरी। ठीक है। इसे हिंदी में बोलेंगे अधिशेष सिद्धांत। यह हमें बताता है कि मानव बस्तियों का विकास तब संभव हुआ जब मानव समाज कृषि और उत्पादन में इतना सक्षम हो गया कि वह तत्काल ज़रूरतों से अधिक उत्पादन करने लग गया। ठीक है। जैसे हमें ज़रूरत तो 10 किलो की है अनाज की, पर हमारे पास 15 किलो या 12 किलो ऐसा कुछ होने लग गया। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जब हमारे पास कृषि उत्पादन होने लग गया, तब मतलब हमारे समाज के, इसके मानव समाज का विकास या बस्तियों का विकास संभव हो पाया। वरना उससे पहले तो वो जितनी नीड थी उतना ही हो रहा था। तो मतलब विकास कहाँ से होगा। मतलब उत्पादन किया उतना खा लिया, फिर उत्पादन किया खा लिया, तो इसमें बस्तियों का विकास कहाँ हुआ। तो वो ज़्यादा सरप्लस करेंगे, मतलब सरप्लस कृषि होगी तो वो बाहर जाएंगे, उसको बेचेंगे, बाजार बनेगा, तब जाके कहीं इवोल्यूशन स्टार्ट होगा ना। तो सबसे पहले तो ये सिद्धांत दिया। ठीक है। इसके हम विभिन्न बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1 पर है कृषि अधिशेष। जब मानव ने कृषि का विकास किया तो उसने अपनी तत्काल आवश्यकताओं से अधिक भोजन का उत्पादन करना शुरू किया। एक बिंदु तो ये हो गया इसमें। इसके अतिरिक्त भोजन कुछ लोगों के कृषि कार्यों से मुक्त होने व अन्य कार्यों में विशेषज्ञता प्राप्त करने की अनुमति देता है। ये बोल रहा है कि पहले तो जितना हमें चाहिए था उतना ही भोजन हम प्राप्त कर रहे थे, पर इसके बाद क्या हुआ कि कृषि में मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हमारे पास उत्पादन होने लग गया। तो कुछ लोग तो रह गए कि वहीं भी उत्पादन करने में ही, पर कुछ को ये था कि अब तो उत्पादन तो उतना हो ही रहा है हमारी ज़रूरत के हिसाब से, प्लस कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो कुछ लोग इस यहाँ से निकल के कुछ और काम करने लग गए। ठीक है। तो वो क्या क्या काम करने लग गए। जैसे कृषि उत्पादन बढ़ने लगा तो वहाँ बस्तियों की जनसंख्या भी बढ़ी। ठीक है। तो वो काम क्या क्या करने लग गए। तो दूसरा पॉइंट ये होगा, मतलब उनके पास अब टाइम है कि वो सिर्फ कृषि के बारे में ना सोचकर, सिर्फ भोजन के बारे में ना सोचकर कुछ अन्य चीज़ों की ओर भी चलें। इसी को तो हम बोलते हैं ना कि इवोल्यूशन ऑफ सेटलमेंट। एक ही चीज़ पे रुक गए तो फिर वो कहाँ का इवोल्यूशन हुआ। एक ही जगह पे रुक गए फिर वो तो इवोल्यूशन मतलब वो फैलाव कैसे हुआ, बढ़ा कैसे वो चीज़। तो अब लोग क्या हैं, अब शिल्पकार भी हैं, अब व्यापारी भी हैं, अब पुजारी भी हैं और शासक भी बन गए। ठीक है। तो बहुत अलग अलग काम करने लग गए लोग। पहले तो एक कृषक के रूप में ही देखते थे ना, मतलब या तो खाना बदोश होंगे, वो अलग अलग जगह जाकर अपना खाना देखेंगे, या फिर नदियों की घाटियों के आसपास अपनी भूमि को देखेंगे अच्छी, जहाँ पे होगी उपजाऊ, और वहाँ अपना खेती करेंगे और खाएंगे, बस वहीं तक अपना सेटलमेंट को रखेंगे। पर अब क्या है, अब शिल्पकार आ गया, अब व्यापारी भी होने लग गए, पुजारी भी होने लग गए और शासक भी होने लग गए। और आपको पता है कि जहाँ शासक होगा फिर वो चाहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया अपने अंडर ले, वो काम करे, वो होगा तो फिर वो व्यापार को भी बढ़ाएगा, वो शिल्पकला को भी आगे बढ़ाएगा। इसीलिए ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों का बेस क्या हुआ, अधिशेष सिद्धांत, जिसमें बताते हैं अधिशेष सिद्धांत ये बताता है कि भोजन ज़्यादा हो जाने की वजह से या अधिशेष सरप्लस प्रोडक्शन हो जाने की वजह से ही, मतलब मेन कारण यही रहा। उसके बाद ही इवोल्यूशन ऑफ सेटलमेंट हुआ। इस सिद्धांत का मेन मकसद तो यही है। ठीक है। फिर इसमें वो आगे क्या बताता है कि श्रम विभाजन ने सामाजिक जटिलता को बढ़ाया और बस्तियों के शहरों में बदलने में मदद की। अब उनके पास भोजन तो उतना है ही, तब वो एक गांव में नहीं रहेंगे, मतलब वो आगे भी बढ़ेंगे भाई। अब अलग अलग तरह के लोग काम करते हैं, शिल्पकार भी हैं, व्यापारी भी हैं, शासक भी हैं। तो इससे क्या होगा कि सामाजिक जटिलता पैदा होगी। अब पहले तो एक ही तरह के लोग थे, एक ही तरह की मानसिकता होगी कि भाई इस मौसम में अब हमें ये करना है, अब टाइम आ गया तो अभी हमें काटना है, अभी बोना है, अब
कृषि फसल मतलब जो भी है। पर अब क्या हो गया कि अलग अलग काम है, अलग अलग उनकी ज़रूरतें हैं और सब कुछ अलग अलग हो गया, तो इस सामाजिक जटिलता को पैदा किया और शहरों को बढ़ाया। ठीक है, बस्तियों को शहरों में बदलने का काम किया। ओके, जैसे जैसे समाज जटिल होता गया वैसे वैसे नगरों का भी विकास होता गया। तीसरा पॉइंट हमारा होगा व्यापार और विनिमय, ट्रेड एंड एक्सचेंज। अधिशेष उत्पादन ने व्यापार और विनिमय को बढ़ावा दिया। बस्तियां व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हुई जहां विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। व्यापार ने बस्तियों को समृद्ध बनाया और उन्हें और अधिक विकसित करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, जहाँ व्यापार होगा वहाँ समृद्धि होगी, डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी ही होगी। तो ये तीसरी बात ये हुई कि सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि सरप्लस चीज़ें होने लग गई, हमारे पास प्रोडक्शन सरप्लस हुआ। ठीक है, सरप्लस हुआ तो फिर क्या हुआ, सरप्लस हुआ तो लोग दूसरी जगह काम करने लगे, दूसरी विशिष्टता वाले, श्रम विभाजन हुआ, स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, ट्रेड एंड एक्सचेंज हुआ। उसके बाद क्या हुआ, सामाजिक पदानुक्रम। अब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं तो क्या होगा, सोशल हायरार्की भी आएगी। भी कौन सा काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सा काम वो मानेंगे कि हमारा काम तो उच्चतर है और तुम लोग थोड़ा कम काम करते हो, तो तुम तो हमसे निम्नतम हो। तो सामाजिक जटिलता इसीलिए तो बोला ना कि अलग अलग काम करने लग गए लोग। तो अपने आप को हर कोई ये दिखाना चाहता है कि हम बड़े हैं, हम ज़्यादा काम करते हैं, हमारा जो ओहदा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इससे क्या हुआ, सामाजिक पदानुक्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। तो ये हो गया फोर्थ नंबर। इसमें अधिशेष ने सामाजिक पदानुक्रम को जन्म दिया जहाँ कुछ लोगों के पास दूसरों की तुलना में अधिक शक्ति और संसाधन थे। ठीक है, जिसमें शासक वर्ग, पुजारी, व्यापारी वर्ग ने बस्तियों को विकास को निर्देशित किया। सामाजिक पदानुक्रम के कारण ही बड़े नगरों का विकास हुआ। ठीक है, बड़े नगर इनकी वजह से बने, मतलब ये पदानुक्रम आ जाने के बाद ही बड़े नगरों का, नगर तो बना दिए थे पहले भी, पर ये जब ये ज़्यादा चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो गई कि सामाजिक पदानुक्रम बिल्कुल ये हो गया कि स्पष्ट दिखने लग गया कि हाँ ये हायरार्की बन चुकी है कि एक शासक होगा, फिर पुजारी होगा, फिर व्यापारी होगा, उसके नीचे फिर कामगार, मजदूर, ये सब होंगे। ये पदानुक्रम जब बहुत ही स्पष्ट दिखाई देने लग गया तब जाके बड़े नगरों का विकास हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद फोर्थ नंबर पे आ गया तकनीकी विकास। अधिशेष ने तकनीकी विकास को भी बढ़ावा दिया। कैसे दिया, कृषि उपकरण, सिंचाई प्रणाली और अन्य तकनीकों में सुधार से उत्पादन और भी अधिक हुआ। ठीक है, अभी सिंपल ये देख लो कि कोई शासक है, अगर वो शासक बन गया तो वो सिर्फ ये तो नहीं है कि दूसरों के ऊपर रूल ही करेगा, वो ये भी देखेगा कि भी मेरी जो प्रजा है वो ज़्यादा आसानी से कैसे जिएगी, उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरतें हैं, वो कैसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकेगी, हमारा जो साम्राज्य है वो कैसे बढ़ेगा, कैसे तरक्की करेगा। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेसिक नीड क्या होगी, कृषि। तो कृषि के उपकरण बनाए, सिंचाई प्रणालियाँ विकसित की गई और अन्य तकनीकें भी विकसित की गई और सुधार भी किया गया। ठीक है, जिससे कि उत्पादन अधिक से अधिक बढ़े। तकनीकी विकास ने बस्तियों को अधिक टिकाऊ और विकसित किया। ठीक है, विकास प्रदान किया। तकनीकी विकास के बाद ही अधिक बस्तियां टिकाऊ बनी। ये इसका उदाहरण हम देखते हैं कि मेसोपोटामिया और जो मिस्र के प्रारंभिक सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे बने। ठीक है, नदियों के किनारे है तो मतलब वहाँ पे ज़मीन वैसे ही उपजाऊ है, वहाँ पे टेक्निक्स भी लगा दीजिए, मान लो तो आप और भी ज़्यादा और वो होगी, कृषि होगी तो उससे और अधिक सरप्लस होगा, और सिंचाई भी कर दी है वहाँ पे तो और अधिक प्रोडक्शन आएगा, तो फिर और अधिक बाजार और ये सब बनेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता भी इसी का एक उदाहरण है। फिर इससे क्या हुआ, कृषि अधिशेष हुआ और व्यापार ने शहरी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र और मेसोपोटामिया, ये तीन सभ्यताएं ऐसी आप उदाहरण देके बताएंगे कि नदियों के किनारे थी, यहाँ पे फिर उपजाऊ भूमि होने के साथ साथ सिंचाई भी प्रोवाइड करवाई गई, जिससे कि कृषि अधिशेष की स्थिति आई और व्यापार बढ़ा और शहरी विकास हुआ। ठीक है, इसका महत्व, इस सिद्धांत का अगर महत्व देखने के जाते हैं तो इसमें पहला पॉइंट क्या बताता है कि अधिशेष सिद्धांत यह समझने में मदद करता है कि कैसे कृषि और उत्पादन में वृद्धि ने मानव बस्तियों के विकास को संभव बनाया। ठीक है, कि ये पहले बताता है कि कृषि ने और कृषि उत्पादन की वृद्धि ने कैसे मानव बस्तियों के विकास किया। ठीक है,
पहला पॉइंट ये क्या बताता है कि कृषि अधिशेष ने, इसके उत्पादन की वृद्धि ने मानव बस्तियों का विकास कैसे संभव किया। ठीक है, इसी में हमने क्या पढ़ा, सामाजिक जटिलता भी आई, श्रम का विभाजन भी हुआ, मतलब पहले जो कृषक ही थे केवल, अब वो पुजारी भी हैं, शासक भी हैं, व्यापारी भी हैं। ठीक है, व्यापार भी शुरू हुआ और तकनीकी विकास भी हुआ, जैसे सिंचाई सुविधाएं प्रोवाइड करवाई जाने लगी और दूसरी भी तकनीक आई। ठीक है, तो इस सिद्धांत से हमें यह भी पता चलता है। संक्षिप्त में हम क्या कह सकते हैं, इस पूरे सिद्धांत को पढ़ने के बाद हम बताएंगे कि मानव बस्तियों के विकास को कृषि अधिशेष, श्रम विभाजन, व्यापार और सामाजिक पदानुक्रम और तकनीकी विकास के माध्यम से समझाया है। ठीक है, इस सिद्धांत ने हमें क्या क्या समझाया है वो हम संक्षिप्त में 2 लाइन में आखिर में बता देंगे, तो ये हमारा काम आसान हो जाता है और एग्जामिनर को भी समझने में आसानी हो जाती है कि इसने ऊपर ऊपर लिखा क्या है। इसको हम हाईलाइट भी कर देंगे तो ये और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो दूसरी हमारी महत्वपूर्ण थ्योरी है इकोनॉमिक थ्योरी, आर्थिक सिद्धांत। यह सिद्धांत मानव बस्तियों के विकास को आर्थिक कारकों के दृष्टिकोण से देखता है। यह मानता है कि बस्तियों का विकास मुख्य रूप से आर्थिक गतिविधियों और संसाधनों के वितरण से प्रभावित होता है। ठीक है, यह सिद्धांत बताता है कि बस्तियों का विकास मुख्य रूप से आर्थिक गतिविधि और संसाधनों के वितरण से प्रभावित होता है। जहाँ ज़्यादा आर्थिक गतिविधियाँ होंगी, जहाँ संसाधन ज़्यादा उपलब्ध होंगे, खनिज ज़्यादा होंगे, भूमि जल ये चीज़ें ज़्यादा होंगी, वो ज़्यादा तरक्की करेगा और ज़्यादा विकसित होगा। ठीक है, इसके मुख्य बिंदु हम देखते हैं तो नंबर 1 पर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और सिद्धांतों का वितरण। बस्तियों का विकास उन स्थानों पर होता है जहां महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन उपलब्ध होते हैं, जैसे कि भूमि उपजाऊ हो और खनिज हो, जल संसाधन हो और व्यापारिक मार्ग हो। ठीक है, ये मैंने अभी अभी आपको वैसे ही बता दिया है कि कहाँ ज़्यादा विकास होगा, जहाँ उपजाऊ भूमि होगी, खनिज भी होंगे, जल भी होगा और व्यापारिक मार्ग भी होंगे। ठीक है, व्यापारिक मार्ग भी होना ज़रूरी है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर व्यापार नहीं होगा तो वो विकसित कैसे बनेगा वो क्षेत्र। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। संसाधनों की उपलब्धता लोगों को आकर्षित करती है और बस्तियों के विकास को बढ़ावा देती है। ठीक है, एक तो ये हो गया कि भी वितरण जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा विकास होगा। ठीक है, और जहाँ पर ये वितरण ज़्यादा है तो क्या करेंगे, लोग उसकी ओर आकर्षित होंगे तो माइग्रेशन करके जाएंगे तो वहाँ विकास ज़्यादा होगा ही, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिल रहा है, वहाँ ज़्यादा लोग जा रहे हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो वो तरक्की करेगा, वो एरिया वो तरक्की करेगा तो उसके वहाँ पर और ज़्यादा बस्तियाँ बनेंगी, मार्ग बनेंगे और अधिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। वहाँ बिजली भी होगी, लाइट मतलब पानी की सुविधा, सारी सुविधाएं दी जाएंगी, सड़कें बनेंगी। ठीक है, तो संसाधनों की उपलब्धता क्या करती है, लोगों को आकर्षित करती है और बस्तियों का विकास करती है। उदाहरण के लिए नदी घाटियों में उपजाऊ भूमि की उपलब्धता ने कृषि बस्तियों के विकास को प्रेरित किया है। ठीक है, ये हम बहुत ही शुरुआत से, जो हमारी पिछली वीडियो थी जो इवोल्यूशन ऑफ सेटलमेंट बताता है, उसमें भी ये चीज़ बताई थी कि नदी घाटियाँ प्राइमरी थी हमारी। सबसे पहले जो हम बसाव देखते हैं वो नदी घाटियों के पास देखते हैं, क्योंकि वहाँ की भूमि होती है वो उपजाऊ होती है। ठीक है, वहाँ कृषि बस्तियों को विकसित करने के लिए वो सबसे सही जगह होती है। तो सबसे पहले बस्तियाँ भी ऐसी ही बसी थी। पर ये सिद्धांत मानता है कि जहाँ आर्थिक स्थिति मतलब आर्थिक रूप से जो क्षेत्र ज़्यादा संपन्न होता है वहाँ ज़्यादा होती है। ठीक है, तो एक कृषि के लिए जो भूमि होती है, इसने भी वही माना है, बस इनके शब्द अलग अलग आप देखेंगे तो। ठीक है, तो उसका दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, व्यापार और वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स। व्यापारिक मार्ग और बाजार बस्तियों के विकास के महत्वपूर्ण कारक हैं। व्यापारिक केंद्र आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बन जाते हैं, जिससे बस्तियों का आकार और महत्व बढ़ता है। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो इसी में भी वही है। आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बन जाते हैं व्यापारिक केंद्र। व्यापारिक मार्गों के किनारे, ये महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है एक। हम एक उदाहरण देखते हैं हमारा, जो आगे इसमें भी देखेंगे कि जो सिल्क रोड था हमारा, या फिर आज भी हम देखते हैं कि कोई भी एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से जो मेन रोड होते हैं वहाँ उसके आसपास सेटलमेंट बननी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, जिससे कि बीच में शुरुआत में तो क्या होगा, आप देखोगे ढाबे मिलेंगे, होटल्स मिल जाएंगी, फिर उसके पास कुछ छोटे छोटे उनके घर बनाने स्टार्ट कर देंगे, वहाँ जो मजदूर आएंगे वो रहना स्टार्ट कर देंगे। फिर वो क्षेत्र अगर थोड़ा और विकसित हो जाता है तो वहाँ छोटे रोड के किनारे पर बाजार बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही है कि मार्गों के पास सबसे पहले फिर वो व्यापारिक केंद्र
तेजी से विकसित होते हैं। और इसके बाद श्रम का विभाजन, और ये फिर तीसरा पॉइंट हम वो पीछे देख चुके थे कि पहले तो सिर्फ कृषक थे, फिर क्या हुआ, श्रम का विभाजन हुआ तो विशेषज्ञता आई, फिर वहाँ पे शिल्पकार, व्यापारी और अन्य पेशेवर भी एक ही स्थान पर बसने लग गए। ठीक है, जैसे ये आप मान लो कोई सड़क है या रेल मार्ग है, तो धीरे 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 इसके पास बस्ती बननी स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर हर तरह का काम करने वाले लोग रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको व्यापारी भी मिल जाएगा, एक शिल्पकार भी मिल जाएगा और दूसरे काम करने वाले भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये बोल रहा है इसमें। फिर बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट अर्थव्यवस्था में बस्तियाँ वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के केंद्र बन जाते हैं, बाजार की मांग और आपूर्ति के विकास को प्रभावित करती हैं। बाजार किससे प्रभावित होता है, हम देखते हैं, हम स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं ना, हम जब बच्चे थे तब से देख रहे हैं कि बाजार के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई मतलब लोगों की क्या ज़रूरतें हैं और उन ज़रूरतों को वो बाजार पूरी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। ठीक है, तो मांग और आपूर्ति विकास को प्रभावित करता है। जितना ज़्यादा बड़ा हम देखते हैं कि बाजार होता है तो वहाँ पे लोगों की जो डिमांड होगी वो ज़्यादातर डिमांड पूरी कर देगा, वो उसको सप्लाई कर पाएगा, तो वो उतना ज़्यादा विकसित होगा वहाँ का क्षेत्र। ठीक है, वैसे ही छोटे छोटे बाजार स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लोगों की ज़रूरतें छोटी छोटी होती हैं। शुरुआत में कोई गांव होता है तो उसके पास कोई कस्बा हो जाता है, वो छोटी छोटी ज़रूरतें वहाँ से पूरी कर देते हैं, तो वो फिर उसके बाद वो धीरे धीरे ग्रो करता है और जब डिमांड बढ़ती है तो वो बाज़ार मतलब एक छोटे से लेकर बड़ी डिमांड तक हर तरह की डिमांड को पूरा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये सारे फैक्टर्स भी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था में नगर आर्थिक गतिविधियों के केंद्र बन जाते हैं, जैसे उत्पादन केंद्र, वितरण और उपभोग। अगला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल। कोई भी हम काम शुरुआत करते हैं उसके लिए निवेश और पूंजी की तो आवश्यकता होती है, बिना पैसे के कुछ भी नहीं शुरू किया जा सकता ना, तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट और कैपिटल की आवश्यकता होती है। बस्तियों के विकास के लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, पूंजी निवेश से कई नई आर्थिक गतिविधियां शुरू की जा सकती हैं जिससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। अगर कोई आप मान लो कि एक इंडस्ट्री लग रही है, जैसे कि हम हिसार का हम उदाहरण लेते हैं तो वहाँ जिंदल एक इंडस्ट्री बनी, ये मान लो आप, तो स्टार्टिंग में तो वही थी एक बस। ठीक है, पर अभी वो एक पूरा बड़ा बाजार बन गया, उसके आसपास भी हर तरह की चीज़ें मिलने लग गई। ठीक है, यू गॉट माई पॉइंट कि एक इंडस्ट्री लग गई तो वहाँ मजदूर आएंगे, फिर वो मजदूरों के लिए भी कुछ कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, मतलब ये मान लो कि खाने वाली चीज़ें, पहनने के लिए कुछ भी उनकी बेसिक जो नीड होंगी वो अलग अलग दुकानें खुलने लग गई होंगी, फिर वहाँ पे हॉस्पिटल भी चाहिए, फिर उनके बच्चों के लिए स्कूल भी चाहिए। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे करके एक बड़ा बाजार बन गया। ऐसे ही मतलब देखेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपके आसपास भी देखने को मिलेंगे कि पहले तो सिर्फ एक इंडस्ट्री लगी या फिर कुछ छोटा मोटा, ये मान लो कि कोई कुछ भी एक चीज़ हो गई, वहाँ पे हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, मान लो स्कूल के आसपास फिर वो ये हो गए, मतलब कुछ छोटी छोटी दुकानें, कोई कैंटीन वगैरह या कुछ थोड़ा पढ़ाई के लिए स्टेशनरी वगैरह खुली और फिर थोड़ा थोड़ा और करके फिर बाजार ही खुल गया बड़ा सारा। ठीक है, ये ऐसे हम समझ सकते हैं इसको। उदाहरण के लिए उद्योगों की स्थापना से नगरों का विकास, ये मैंने इसको एग्जाम्पल दिया आपको। ठीक है, अवस्थिति और परिवहन ये भी ज़रूरी है, मतलब कोई भी हम इंडस्ट्री खोल के क्या करेंगे, कोई मार्केट का खोल के क्या करेंगे अगर लोगों तक उसकी पहुंच ही नहीं है, तो उसकी लोकेशन इंडस्ट्री की क्या है, या उस कोई भी हम जो चीज़ हम बता रहे हैं, कोई उद्योग हम खोल रहे हैं उसकी जगह क्या है, और वो जगह से हम जिस जगह पर उस इंडस्ट्री जिस चीज़ की है, और ये मान लो यहाँ पर इसकी डिमांड है, तो यहाँ तक जाने के लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, परिवहन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो परिवहन अगर है, मतलब सुविधाएं हैं, तो सिंपल बात है कि वो ग्रो कर पाएगा वो क्षेत्र, वरना तो नहीं कर पाएगा। इसी में देखते हैं कि प्राचीन व्यापारिक मार्ग जैसे सिल्क रोड। ठीक है, ऑथेंटिक एग्जाम्पल किनारे, मतलब इसमें सिल्क रोड के किनारे स्थित नगर आर्थिक गतिविधियों के बनकर तेजी से विकसित हुए। ये इस रोड के किनारे, मतलब पहले तो क्या था कि इधर से ये इधर तक जा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या हो गया, इधर इधर रोड के दोनों तरफ क्या होने लग गए, बाजार बन गए।
औद्योगिक क्रांति के दौरान कोयला क्षेत्र और बंदरगाहों के पास स्थित नगरों का तेजी से विकास हुआ। आधुनिक नगर में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रों और वित्तीय केंद्रों का तेजी से विकास हुआ। ओके, गुड माय पॉइंट। महत्व, इस थ्योरी का अगर हम महत्व देखते हैं तो आर्थिक सिद्धांत मानव बस्तियों के विकास को आर्थिक कारकों के दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास करता है। पिछले वाली जो हमने देखी थी कि वो बोल रहा था कि भोजन के सरप्लस हो जाने से, कृषि के सरप्लस हो जाने से, और मतलब जहाँ नदी होगी वहाँ वहीं से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है, बस्तियों की इवोल्यूशन की। पर ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि आर्थिक कारकों के दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश कर रहा है। बात एक ही है, बस पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है, ठीक है। यह सिद्धांतों के वितरण, व्यापार और श्रमिक विभाजन, बाजार व्यवस्था, निवेश और परिवहन के महत्व को उजागर करता है। ओके, पहले वाला क्या कर रहा था, वो इसकी भी बात कर रहा था, श्रम विभाजन की भी, व्यापार की भी, पर इसमें क्या ऐड ऑन कर दिया, बाजार अर्थव्यवस्था, निवेश, परिवहन, ठीक है, इसके महत्व को उजागर किया इस थ्योरी ने। मानव बस्तियों का आर्थिक सिद्धांत बस्तियों के विकास को आर्थिक गतिविधियों और संसाधनों के विकास के दृष्टिकोण को समझाता है, ठीक है। अब तीसरी हमारी महत्वपूर्ण जो थ्योरी है वो है मानव बस्तियों का विकास का धार्मिक सिद्धांत, रिलीजियस थ्योरी। ओके, यह सिद्धांत मानव बस्तियों के विकास में धर्म की भूमिका पर जोर देता है। यह मानता है कि धार्मिक विश्वासों, प्रथाओं, संस्थानों ने मानव बस्तियों के आकार, संरचना और विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। क्या बोल रहा है ये, आप मान लो कि एक मंदिर है या एक चर्च है या एक मस्जिद है, जो भी आप मान ले, एक ये मान लो ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये मंदिर है, तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि एक सिंपल मंदिर के पास भी छोटी छोटी सेटलमेंट्स, ठीक है, छोटी छोटी सेटलमेंट्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं इसके चारों ओर, ठीक है। फिर ये बढ़ती 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 बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो शुरुआत उसका मेन मतलब इसका कारण, कहने का कारण, मतलब कारण बोल रही हूँ, इसके कहने का क्या तात्पर्य है कि शुरुआत में तो सिर्फ एक धर्म ही कारण था कि लोग इसके आसपास बसे, ठीक है। तो ये एक मेन मुद्दा ये मान के चल रहे हैं कि इसी के कारण इवोल्यूशन ऑफ थ्योरी, इवोल्यूशन ऑफ सेटलमेंट हुआ, ठीक है। यह सिद्धांत मानव बस्तियों के विकास में धर्म की भूमिका पर जोर देता है। धार्मिक विश्वासों, प्रथाओं और संस्थानों ने धार्मिक बस्तियों के आकार, संरचना और विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। इसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं में पहला नंबर पर है पवित्र स्थल और तीर्थ यात्रा। धार्मिक महत्व वाले स्थान अक्सर बस्तियों के विकास के केंद्र के रूप में बन जाते हैं। तीर्थ यात्राएं लोगों को इन स्थानों की ओर आकर्षित करती हैं। तो इसमें एक तीर्थ यात्रा और धार्मिक महत्व वाले स्थान, यहाँ पर लोग जाते हैं। तो कुछ तो आप मान लो कि ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं, वहाँ ज़्यादा लोग घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, तो क्या होगी, एक मंदिर है तो उसके पास पास आप मान लो फूल की एक दुकान हो जाए, एक क्यों हो जाए, आप बताओ, होती है कि नहीं होती, उसके बाहर बाहर फूलों की दुकान होती है, मिठाई की दुकान होती हैं, अलग अलग चढ़ावा, फिर वहाँ के होटल्स भी मिलेंगे कि दूर से अगर कोई आ रहा है तो रात को रुकने के लिए, ठीक है। आप कभी गए होंगे तो आपने ये चीज़ें देखी होंगी। तो व्यापार और वाणिज्य को ये बढ़ावा देती हैं, ठीक है। बस्तियों का विकास होता है, उदाहरण के लिए वाराणसी देख लेंगे आप, मक्का देख लेंगे, जेरूसलम देख लेंगे, ये शहर क्या हैं, आर्थिक तीर्थ स्थलों के रूप में विकसित हुए हैं। आज यहाँ पर बड़े बड़े आप देखोगे शहर बन चुका है, ये बड़े शहर हैं, पर इसका बेस क्या है, यह है कि धर्म से संबंधित जो तीर्थयात्री यहाँ पे जाते हैं, इन वजह से ये मतलब नगर बने। फिर दूसरा, मंदिर और धार्मिक संस्थान। मंदिर और धार्मिक संस्थान बस्तियों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। मैंने आपको बताया कि एक मंदिर है, उसके आसपास फूल और भोजन और होटल और चढ़ावा, मतलब ये सारी चीज़ें ये क्या कर रही हैं, लोगों को रोजगार प्रदान कर रही हैं, इससे व्यापार बढ़ रहा है, ठीक है, सामाजिक केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। प्राचीन काल में मंदिरों ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया और नगरों को विकसित करने में योगदान दिया, ठीक है। धार्मिक कानून और सामाजिक व्यवस्था। धार्मिक कानून और नैतिक संहिताएं बस्तियों में सामाजिक व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखने में मदद करती हैं। वे भूमि उपयोग, संपत्ति के अधिकार और सामाजिक संबंधों को विनियमित करते हैं, जिससे बस्तियों का विकास संभव हो पाता है। धार्मिक नियमों ने नगरों को
के अंदर सामाजिक संरचना को प्रभावित किया है। ओके। धार्मिक समुदाय और सामाजिक एकजुटता। धार्मिक समुदाय सामाजिक एकजुटता और सहयोग को बढ़ावा देते हैं, जिससे बस्तियां विकसित होती हैं। वे संकट के समय में सहायता प्रदान करते हैं और समुदाय के सदस्यों के बीच मजबूत संबंध बनाते हैं। ठीक है, ये बोल रहे कि जब आज हम देखते हैं कि मंदिरों में इतना चढ़ावा आता है, तो मंदिर है या आप मान लो हम ये देखते हैं कि सिख जो हैं ये कितना लोगों को खाना खिलाते हैं, और मंदिर भी हैं, मंदिर भी मतलब हर डेली रूटीन में जो लोग भी आते हैं उनको खाना देना, और मतलब दान दूसरों को, मतलब ये देखें छोटे छोटे स्कूलों को वो बनाते हैं या फिर उनमें दान उनको भी देते हैं। तो ये भी है कि मतलब मंदिर और ये सारी चीज़ें ये सहायता प्रदान करते हैं दूसरों को। धार्मिक समुदायों ने मिलकर नगरों के विकास में सहायता दिया है। आर्थिक कला और धार्मिक कला और वास्तुकला। हम देखते कि आज हम अपने मतलब मंदिर को देखें या मस्जिद को देखें, उसको बनाने के लिए एक पर्टिकुलर आर्ट का प्रयोग किया गया, उसका एक आर्किटेक्चर है। ठीक है। धार्मिक कला और वास्तुकला बस्तियों की सांस्कृतिक पहचान को आकार देती है। मंदिर, मस्जिद, चर्च जैसी धार्मिक इमारतें बस्तियों के लैंडमार्क होती हैं। अब हम जब भी आप देखो कि अब मान लो आप किसी मंदिर या मस्जिद या चर्च के पास रहते हो और आपने कोई डिलीवरी करने आ रहा है आपके वहाँ, तो आप क्या बोलोगे? यही बोलोगे ना कि इस चर्च से राइट ले लो, ये आपको दिख रहा होगा, इससे लेफ्ट आ जाओ या सीधे इसकी तरफ आ जाओ। तो ये एक लैंडमार्क की तरह बन जाते हैं। या आप बताते हो कि हमारे वहाँ तो भाई इतना सुंदर मंदिर है, इतनी सुंदर मस्जिद है या चर्च है। तो ये, और इसके बाद पर्यटन को भी आकर्षित करते हैं। ठीक है। एक तो हमारे लिए खुद के लिए इतना प्राउड मोमेंट होता है कि हमारे यहाँ तो इतना सुंदर मंदिर है, मस्जिद है या चर्च है। उसके बाद पर्यटन को भी आकर्षित करते हैं ये अपनी ओर। ठीक है। और प्राचीन और मध्यकालीन नगरों में धार्मिक इमारतों ने नगरों की पहचान बनाई। ठीक है। प्राचीन मेसोपोटामिया में मंदिर नगरों के आर्थिक और सामाजिक केंद्र थे। मध्यकाल यूरोप में कैथेड्रल शहरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और भारत में मंदिर नगरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए आज भी यह जारी है। ठीक है। हम देख ही रहे हैं कि आज भी ये चीज़ें जारी हैं। मतलब कोई मंदिर है, मस्जिद या चर्च है, उसके चारों ओर आज भी सेटलमेंट बनती जा रही है या बढ़ी रही है। ठीक है। तो ये आज भी ये एप्लीकेबल है ये चीज़। धार्मिक सिद्धांत मानव बस्तियों के विकास के धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। यह धार्मिक विश्वास, प्रथाओं और संस्थानों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों को समझने में मदद करता है। और संक्षिप्त में हम क्या कह सकते हैं कि मानव बस्तियों का धार्मिक सिद्धांत बस्तियों के विकास और धार्मिक विश्वासों, प्रथाओं और संस्थाओं के दृष्टिकोण को समझाता है। ये क्या समझाता है? ये सिद्धांत हमें धार्मिक विश्वास, प्रथा और संस्थानों के दृष्टिकोण को समझाता है। इसके बाद हमारी फोर्थ और लास्ट थ्योरी जो है वो है सैन्य सिद्धांत, मिलिट्री थ्योरी। यह सिद्धांत मानव बस्तियों के विकास में सैन्य कारकों की भूमिका पर जोर देता है। यह मानता है कि सुरक्षा, रक्षा और सैन्य रणनीतियों ने बस्तियों के स्थान, आकार और संरचना को प्रभावित किया है। मुख्य बिंदु इसमें हम देखेंगे कि डिफेंसिव लोकेशन। ठीक है। प्रारंभिक बस्तियों की विकास अक्सर रक्षात्मक रूप से मजबूत स्थानों पर हुआ, जैसे कि पहाड़ी की चोटी, नदी के किनारे या दलदली भूमि। ठीक है। पहले कहाँ लोग अपना निवास स्थान बनाते थे या सेटलमेंट बनाते थे? पहाड़ी की चोटी पे। ठीक है। या चारों ओर तो ये मान लो नदी है, या तीन ओर तो नदी है और बीच में वो है। ठीक है। या ये मान लो कि कुछ भी मान लो कि नदी हम उन्हें सुरक्षा प्रदान करे, या पहाड़ी करे, या दलदली क्षेत्र जहाँ होते, ताकि कोई अगर उनको बाहर से आक्रमणकारी आ रहा है, या फिर ये मान लो जानवर है कोई, उनसे सुरक्षा चाहिए, किसी से भी सुरक्षा चाहिए उनको, तो वो ऐसी चीज इनके सहारे ये यहाँ पर अपना सेटलमेंट बनाकर अपने आप को सुरक्षा प्रोवाइड करवाते थे। ये स्थान प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है। तो प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं पहाड़ी, नदी और दलदली क्षेत्र। उदाहरण के लिए पहाड़ी किलों का निर्माण, नदी के सहारे बने नगर इस सिद्धांत को दर्शाते हैं
ये बोल रहा है कि आज भी हम देखते हैं कि हमारे कितने ही किले हैं जो पहाड़ों पर बने हुए हैं, जो नदी के किनारे शहर बसे हुए हैं। ये प्रूव करता है कि ये सिद्धांत एकदम सही है। ठीक है, फिर किलेबंदी और दीवारें, ये तो हो गया हमारा प्राकृतिक रूप से सुरक्षा प्रदान करने वाले। और एक है कि मानव ने खुद ने मतलब क्या, दीवारें बनाकर या किलेबंदी करके किला बना दिया, उसके ये किला बना दिया, इसके चारों ओर दीवारें खिंचवा दी और फिर सुरक्षा प्रदान की। ये तो हमने अपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना कि किलेबंदी करवा देते थे ताकि बाहर से अगर कोई आ रहा है तो यहीं पे रुक जाए, बिल्कुल अंदर एकदम से ना आ पाए। तो यहाँ इस बाउंड्री के बाहर जब तक है वो तो किला सुरक्षित है उसका, या गांव सुरक्षित है उनके, या उनकी टेरिटरी सुरक्षित है। जब उसके अंदर आ जाते थे तो फिर वो बड़ी बात थी कि चलो अब हमें थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है हमारी सुरक्षा प्रदान करने के लिए। जैसे जैसे बस्तियाँ बड़ी होती गई उन्हें बाहरी खतरों से बचाने के लिए किलेबंदी की जाने लगी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सैन्य गैरिसन और छावनियाँ। सैन्य गैरिसन और छावनियों की स्थापना ने बस्तियों के विकास को प्रोत्साहित किया। ठीक है, यह सैन्य प्रतिष्ठान व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देते और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करते। रोमन साम्राज्य में सैन्य छावनियों के आसपास नगरों का विकास हुआ। या आप देखोगे अपने आसपास, आपने कभी छावनी को देखा हो तो वो एक ये नहीं है कि बस एक टेंट लग गया या एक बिल्डिंग ऐसी है जहाँ पर सैन्य मतलब ये रहते हैं, सैनिक हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए, या उन्होंने अपने टेंट लगा रखे हैं, कुछ भी कर रखे हैं, उनके वहाँ पर एक टाइम के बाद प्रॉपर नगर बन जाता है वो, या शहर बन जाता है वो, क्योंकि समय के साथ साथ वो सारी चीज़ें वहाँ पर अट्रैक्टिव होने लग जाती हैं कि यहाँ पर दुकानें खुलने लग जाएंगी, यहाँ पर मार्ग तो वो बन ही जाएंगे, क्योंकि अगर वो सैन्य क्षेत्र है बन गया या उसको सैनिक मतलब वहाँ पे है तो उनको आने जाने के लिए परिवहन मतलब एक मार्ग तो चाहिए। अगर उनकी नीड कहीं और होती है तो वो फटाफट जहाँ जा सके जहाँ उनकी ज़रूरत है। तो और फिर वो रोड बन गया तो सिंपल बात है, रोड बन जाने के बाद हमने देखा ना पीछे की दुकानें और मकान वगैरह ये सब बनने स्टार्ट हो जाती हैं मार्गों के आसपास। तो एक वही बात होगी इसमें। तो रणनीतिक मार्ग और आपूर्ति लाइनें, बस्तियों का विकास अक्सर रणनीतिक मार्गों और आपूर्ति लाइनों के साथ हुआ जो कि सैन्य अभियानों के लिए महत्वपूर्ण थे। ठीक है, ये वही बात है जो मैंने आपको बताई अभी। युद्ध और विजय ने बस्तियों के आकार और संरचनाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। विजयी शासक जो रहता था वो नई बस्तियों की स्थापना करता था और मौजूदा बस्तियों का विस्तार करता था। अब कोई नया शासक आया, वो चाहेगा कि वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं वो मुझे अपनाएं, तो इसलिए वो क्या करेगा, एकदम से तो ये तो नहीं है कि मार काट करनी स्टार्ट कर दी ताकि वो मुझे अपनाए या वो मेरे खौफ से मतलब डरे रहें, चुपचाप बैठे रहें, मेरे खिलाफ ना जाएं। इसलिए वो क्या करेगा, ज़्यादा आसान काम यही है कि वो नई बस्तियाँ बनानी शुरुआत करें, वहाँ के लोगों को सपोर्ट करें और जो पहले से मौजूद बस्तियाँ हैं उनका विस्तार करें। ठीक है, तो ये शासक मतलब अपने दिमाग से फिर ये चीज़ें करते थे। उदाहरण के लिए सिकंदर ने विजय के दौरान कई नगरों की स्थापना की। अगर आप, मैंने हर बार एक एग्जाम्पल मैं देती जा रही हूँ, इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स आप याद रख पाएँ एग्जाम्स में और ये लिख पाएँ तो आपका आंसर बहुत ही बेहतरीन बन जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए सिकंदर ने कई नगरों की स्थापना की। सैन्य तकनीक और वास्तुकला ने बस्तियों के डिज़ाइन और लेआउट को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए किलेबंदी, गढ़ और अन्य रक्षात्मक संरचनाओं का विकास हुआ। प्राचीन और मध्यकालीन नगरों में सैन्य वास्तुकला को प्रभाव स्पष्ट रूप से देखता है। उदाहरण के लिए प्राचीन रोम में सैन्य गैरिसन और किलेबंदी ने नगरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मध्यकाल में यूरोप में किलेबंदी वाले नगरों ने भी भारी आक्रमण से अपने आप को बचाने में मदद की। ठीक है, भारत में भी हम ये देखते हैं कि पहाड़ी किले और गढ़ हैं वो नगरों की स्थापना की और विकास की ओर योगदान दिया। ठीक है, इसका महत्व क्या है इस सिद्धांत का? सैन्य सिद्धांत मानव बस्ती के विकास में सुरक्षा और रक्षा के महत्व को उजागर करता है। ठीक है, यह सिद्धांत क्या बताता है कि मानव बस्तियों में सुरक्षा और रक्षा का कैसे महत्व था। ओके, यह सैन्य कारकों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभावों को समझने में मदद करता है। देखिए, सैन्य कारक हैं वो इन पर प्रभाव डालते हैं और ये वाले जो प्रभाव है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वो सैन्य कारकों पर प्रभाव डालते हैं। ये एक दूसरे पर परस्पर संबंधित हैं। संक्षिप्त में
मानव बस्तियों का सैन्य सिद्धांत बस्तियों के विकास को सैन्य रणनीतियों, रक्षात्मक स्थानों और सैन्य तकनीकी के दृष्टिकोण को समझाने की कोशिश करता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, 4 थ्योरीज पढ़ी हैं इसकी, इवोल्यूशन की, सेटलमेंट इवोल्यूशन की। 4 थ्योरीज कौन सी हैं? हाइड्रोलिक, ओके, इकोनॉमिक, रिलीजियस और ये मिलिट्री वाली। और ये चारों ही अपने आप में बहुत ज़रूरी हैं और ये चारों आप एक क्वेश्चन में लिख के आती हैं तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे और ये समझने के लिए भी ज़रूरी है, अच्छी है। मतलब आप जब भी इवोल्यूशन ऑफ सेटलमेंट समझते हैं तो आप इन चारों का वर्णन ज़रूर करें। आज के लिए मेरे लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।